आप सबको स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हम बात करेंगे इजराइल देश के बारे में। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश। अब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर 20 इजराइल देश आराम से समा सकते हैं। अब पॉपुलेशन की बात करें तो इतनी ज़्यादा कम है कि हमारे यहाँ की जो मौनी अमावस्या होती है, जो मौनी अमावस्या कुंभ का मेला लगता है, 2-4 घंटे के अंदर ही हम 4-5 इजराइल देश को पूरा आराम से नहला सकते हैं। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी ये दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा इनोवेशन और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में ये आज भी पूरी दुनिया को लीड करता है। और यहाँ के जो इजराइल देश है, इससे कोई लड़ नहीं सकता कि इजरायली क्या कहते हैं कि अगर आप हमारे दुश्मन हो और आपने हमारे एक नागरिक को मारा तो हम आपके 10 नागरिक को मारेंगे और आपसे जो बनता है आप कर लो, हम सब देख लेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह इजराइल को माना जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इनके खुफिया एजेंसी है मोसाद। और मोसाद इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि पूरी दुनिया इससे डरती है। उसके पीछे का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 1972 के अंदर जो फिलिपींस के आतंकवादी थे, इनके 11 ओलंपिक खिलाड़ी को मार दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री वो सारे खिलाड़ियों के घर पे गए थे और एक एक को उनके माँ बाप को बोला था कि हम आपके बच्चे की मौत का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने वैसे ही किया। अगले 2 दिन के अंदर फिलिपींस के आतंकवादियों को 2000 आतंकवादियों को मारा था। और इतना ही रुके नहीं, जो इनकी मोसाद है, खुफिया एजेंसी, उन्होंने क्या किया कि अगले 16 साल तक पूरी दुनिया में ढूंढ के हर एक उस बंदे को मारा था जिन्होंने उनके 11 खिलाड़ियों को मारा था। हर एक बंदे को पूरी दुनिया में ढूंढ के अगले 16 साल तक मारा था। इतना ही नहीं, 1976 में भी जब युगांडा के आतंकवादी ने मिलकर इनके 54 नागरिकों को बंदी बना लिया था। और उसके बाद इजराइल ने क्या किया? चुप रहा, कुछ बोला नहीं। इन्होंने कोई नेगोशिएशन नहीं किया। ये रातों रात गए, वहां पे अपनी सेना बिठाई और रातों रात अपनी पब्लिक को वहां से लेके आ गए। इतनी ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंट चीज़ है जिसके चक्कर में पूरी दुनिया डरती है और इनसे कोई लड़ना नहीं चाहता है। और दुनिया का एकमात्र ये ऐसा देश है जिसने पूरे के पूरे अपने देश को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से कवर कर रखा है। क्योंकि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला ये दुनिया का एकमात्र देश है। इसने पूरे देश को ही कवर कर रखा है कि अगर आप इस पर कोई बम फेंक तो दो, कोई इस पर मिसाइल फेंक तो दो, कोई मतलब रॉकेट दाग तो दो, इसको हवा में ही खत्म कर देता है। आपने पिछले टाइम में देखा होगा, अगर ये ऐसा नहीं कर पाता तो पूरा इजराइल देश खत्म हो जाता है। जो अभी फिलिपींस के आतंकवादियों ने 5000 बम 20 मिनट के अंदर मारे थे, उसमें ज्यादातर बम तो इनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ने हवा में ही रोक दिए थे, जिसके चक्कर में इजराइल बचा हुआ है। अगर इनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज इजराइल खत्म हो गया होता। जो आज आप युद्ध देख रहे हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूं आपको। तो इन्होंने एकमात्र ऐसा देश है जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है। और इतना ही नहीं, इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इसे क्या करता है कि अपने आर्म एमिनेशन तो बना के रखा है, तो उसके ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। और इतनी ज़्यादा ताकतवर देश है क्यों कि 85 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 35 लाख तो इनके बंदे आर्मी में रहते हैं। और पूरे देश में ये कंपलसरी है कि सबको मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। आदमी को 3 साल की, औरतों की 2 साल की मिलिट्री की ट्रेनिंग होनी ही होनी है। और इसका रीजन क्या है? ताकि वो देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और इतना नहीं हुआ कि हर औरतों के पास उनके जेब में हथियार मिलेगा, उनके बंदूकें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। और इसी चक्कर में आज पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह इजराइल को माना जाता है। और इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ था क्योंकि इजराइल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम पे हिटलर ने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को गैस की पाइपलाइन में एक बार जिंदा जला दिया था, एक बार में। उसके बाद ये वहां से बचते बचाते कई जगह गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी एक अलग देश की डिमांड करी। पहले इजराइल कोई देश नहीं था, ये फिलिपींस था, तो ये फिलिपींस से अलग हो गया। अलग होने के बाद ये अपना एक देश बन गया। और इतना ही नहीं, पहले शुरू में तो ये छोटा था, इस पर बाहर से मतलब कि हमले होते गए और उससे जीतता गया। उसके बाद ये बड़ा होता गया। और उसी टाइम की बात है, मतलब कि इजिप्ट और जॉर्डन, इन दोनों देशों ने मिलकर एक समझौता किया कि कभी इजराइल हमसे लड़ाई करेगा तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल मुसलमानों के प्रति वैसा था। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने एक समझौता किया। किसने? इजिप्ट ने और जॉर्डन ने, कि इजराइल कभी भी कोई हमला करेगा तो हम सब एक साथ हो जाएंगे। और हुआ क्या, एक बार इजरायली और इजिप्ट के बॉर्डर पे मतलब कि लड़ाई शुरू हो गई। तो इसके साथ साथ ये इजिप्ट और इजराइल का युद्ध नहीं रहा, ये मतलब कि जितने भी वहां पे गल्फ कंट्री थी वो सबका युद्ध बन गया। और उसके चक्कर में हुआ क्या, उनके साथ सऊदी अरब भी आ गया, इराक भी आ गया, ईरान भी आ गया, इजिप्ट भी आ गया, जॉर्डन भी आ गया। तो इन्होंने क्या किया, जॉर्डन को अपना बेस कैंप बनाया और उसको जून वॉर का नाम दिया। इन्होंने अपने सारे एयरफोर्स से मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जो भी थे वो जाके जॉर्डन में इन्होंने सारे बिठा दिए। इजराइल ये बात जानता था, तो इजराइल ने क्या किया, रातों रात जॉर्डन के ऊपर हमला किया। 4000 अपने उन्होंने मतलब फाइटर प्लेन भेज के 4000 उनके फाइटर प्लेन जमीन पे ही ध्वस्त कर दिए। उसके चक्कर में क्या हुआ, इजिप्ट और जॉर्डन सब डर गए और जिसके चक्कर में युद्ध वो खत्म हो गया। इतने में हुआ क्या कि वो उससे भी नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा वो भयभीत हो गया कि अगर इजराइल पहले उस पर हमला नहीं करता तो वो इजराइल को खत्म कर देता। इजरायली बात जानता था, इसलिए रातों रात उसने जॉर्डन के जमीनी बेस कैंप पे ही 4000 मतलब उन्होंने 4000 उसके फाइटर प्लेन को वहीं पे तबाह कर दिया। उसके बाद क्या, वो जमीनी लड़ाई वहां पे चालू हो गई और जमीनी लड़ाई को भी वो आराम से इजराइल वहां पे जीत गया। उसका रीजन क्या है, वो इतना छोटा देश है लेकिन उनकी जो ताकत है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां की जो सरकार है उसके ऊपर सबका विश्वास होता है, फेल होता है। इसलिए मतलब कि बिल गेट्स
और वॉरेन बफेट भी क्या कहते हैं कि चारों तरफ से इतना मुसीबत होने के बावजूद भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो आराम से वो इजराइल के यहाँ निवेश कर सकता है। और ऐसा हुआ क्यों, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल के अंदर जो पावर है ना, वो इतनी ज़्यादा उन्होंने आर्मी बिल्ड कर ली, मार खाते हैं तो, क्योंकि उनको कोई देश तो था नहीं, वो इतना पिट पिट के इतना वो अपने आप को मतलब ताकतवर बना लिए कि इतना ही नहीं, वो आर्मी एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करने लगे। इजराइल है छोटा सा देश, तो अपने क्या करता है, पहले अपने आर्मी एम्यूनिशन बनाता है, और जो उसके दोस्त हैं, दोस्ती मतलब जो पूरे दुनिया में दोस्त यार के हैं, उनको वो अपना आर्मी एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करता है, और जिसके चक्कर में इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। और इजरायली लोग अपने माइंड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो क्या देखते हैं कि उनके वहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सब वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको क्या पता, दुनिया में जितने भी इनोवेशन हुए हैं ना, वो ज़्यादातर इजराइल में ही हुए हैं। आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो है कहाँ बना होगा, अमेरिका में नहीं बना, वो इजराइल के इंजीनियरों ने ही बनाया है। जो मोटोरोला का फोन आता था हैंडसेट डब्बा वाला, अगर इजराइल के अंदर इन्वेंशन ना होता तो आज तक वो डब्बा वाला फोन ही आप यूज कर रहे होते हैं। जो आप यूएसबी पोर्ट देखते हैं, यूएसबी देखते हैं, वो कहाँ पे इनोवेशन हुआ, वो इजराइल के अंदर ही हुआ। ये इतना ज़्यादा टेक मतलब कि मेंटल मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और इसके यहाँ इनको एक और चीज़ की थी कि कोई चीज़ बनाते थे तो ये ज़्यादा सेल नहीं कर पाते थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो ये क्या करते थे, कोई चीज़ बनाते हैं और उसको लाइसेंस आउट कर देते थे। वो तुरंत के तुरंत दुनिया के बाहर मतलब बेचने निकल जाते थे दुनिया में, कि उनके वहाँ तक कंज्यूमर है नहीं, तो तुरंत बनाया उन्होंने, अपने यहाँ लॉन्च किया, सबको टेस्ट कराया, सबको यूज़ आया, तो उसको तुरंत के तुरंत वो बाहर बेचने के लिए चले जाते थे। इसके चक्कर में हुआ कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर लिया। अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि इजराइल सबसे ज़्यादा मतलब किस पे खर्च करता है, अपने देश के 4.5% GDP का वो सिर्फ इनोवेशन पे खर्च करता है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है अमेरिका के अलावा, एकमात्र अमेरिका ही ऐसा देश है जो इतना पैसा इनोवेशन में खर्च करता है। दूसरे नंबर पर इजराइल आता है कि अपने GDP का 4.5% वो इनोवेशन पे खर्च करता है। जितने भी ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं, जितने भी ज़्यादा इनोवेशन होते हैं, सारे के सारे इजराइल में ही होते हैं। और इजराइल क्या करता है, अपने मेंटल के ऊपर मतलब फोकस करता है। वो किसके ऊपर, अपने कोचिंग संस्था पे, अपने स्टार्टअप पे, अपने इनोवेशन पे, आइडिया पे सबसे ज़्यादा अपना खर्च करता है। 4.5% GDP का खर्च करता है इजराइल। और उसके चक्कर में हो क्या, आज इजराइल बहुत ज़्यादा मतलब कि दुनिया में रिचेस्ट देश हो गया इजराइल। और ICDS का क्या मतलब होता है कि इन्होंने पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आई का मतलब क्या है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि दुनिया में प्रॉब्लम ऐसी कौन सी है जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा, उस प्रॉब्लम को ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम आ गई है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा, उसको ये सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या आता है, C से मतलब क्या होता है, क्रिएट, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बात आप समझ रहे हैं। आई से क्या हो गया, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आता है C से क्रिएट करते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। उसके बाद आता है D, डिलीवर, वो अपने लोगों को डिलीवर करते हैं। पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, और उसको डिलीवर करते हैं, अपने लोगों में टेस्ट करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया में जाकर उसको सेल कर देते हैं। और इस कम पॉपुलेशन होने के चक्कर में ही इनका जो विजन है वो ग्लोबली हो गया, कि जितना वो अपने देश में तो बेच नहीं सकते, तो इसके चक्कर में इनका जो विजन है वो ग्लोबली हो गया। अपने आप फटाफट मतलब इनोवेशन करते हैं और उसको वो पूरी दुनिया में बेचते हैं। ये कोई बनाने में अपना यहाँ मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ ये मतलब कि बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये अपने इनोवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसके चक्कर में उसको पेटेंट करा लेते हैं, कॉपीराइट का वो ले लेते हैं, रॉयल्टी की इनकम ले लेते हैं, लाइसेंस इन कर लेते हैं, लाइसेंस आउट कर लेते हैं, फ्रेंचाइजी आउट कर लेते हैं, जिससे ये रॉयल्टी इनकम जनरेट होती है। और ये क्या करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जिसको भी इनोवेशन करना है, जिसको भी ज़्यादा सीखना है, वो हमारे पास इजराइल में आओ। क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके 10,000 लोग में से 80 लोग साइंटिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट। और दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे इजराइल है, बल्कि उसके 10,000 पब्लिक में से 120 साइंटिस्ट होते हैं। बात समझे, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। जिसके चक्कर में क्या, तो पूरी दुनिया की जो सिलिकॉन वैली ऑफ है अमेरिका की, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपना R&D सेंटर क्या करते हैं, इजराइल को प्रेफर करते हैं। वो अपना बैक एंड ऑफिस हर कोई इजराइल में बनाना चाह रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहाँ की पब्लिक, जितने भी सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप है, जो भी कंपनी सिलिकॉन वैली की, हर किसी को इजराइल की मैन पावर पे, इजराइल की पॉलिसी पे, इजराइल की नीति पे सबको भरोसा है। इसलिए क्या कहते हैं इजराइल कि आप सब हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, मैं आपसे कोई टैक्स भी नहीं लूंगा। बात आप समझ रहे हैं। उस पूरी दुनिया की VC को बुलाता है कि आप हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, मैं आपसे कोई टैक्स नहीं लूंगा, बस आप आके यहाँ से नोट छापते रहो। इसके चक्कर में होता क्या है कि जो यहाँ के स्टार्टअप होते हैं बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि उनको फंडिंग की कोई दिक्कत होती नहीं है। तो जितनी ज़्यादा दुनिया की VC है वो इजराइल में जाकर अपना निवेश करते हैं और उनका पैसा भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के चक्कर में एक और बात बताता हूँ, इजराइल जितना ज़्यादा इनोवेशन में यूज़ करता है। मान लीजिए उन्होंने एक USB पोर्ट बनाया, तो उन्होंने एक टीम बना रखी है TTO, टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन, मैं एक बात बता देता हूँ, जो R&D का बंदा तो प्रोडक्ट बेच नहीं सकता बाहर जाके, टेक्नोलॉजी का बंदा तो प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है, साइंटिस्ट तो प्रोडक्ट जाके बेचेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने एक टीम बनाई है TTO,
टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन। टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि सुनो भाई साहब, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मतलब कि वीसी सबको बुलाता है, बिजनेसमैन को बुलाता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, अब आप इसको देखिए, आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपकी यूजफुल का है, और तब इसके मतलब दामों डिसाइड करता है। इसके चक्कर में होता क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को लाइसेंस आउट कर देता है, दुनिया को दे देता है, वो खुद सिर्फ इनोवेशन करता है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है, प्रोडक्ट को लाइसेंस आउट कर देता है ताकि दूसरा देश उस प्रोडक्ट को बना के बेच सके और अपने लिए यूज कर सके। अगर आज भी इजराइल ना होता तो हम आज के टाइम पे बहुत पीछे होते हैं। और इसी चक्कर में हुआ क्या, उसने अपने यहाँ के जितने भी स्टार्टअप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। वो क्या करता है, तुम स्टार्टअप है, तुझे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तू अपने आइडिया को हमारे सरकारी कंपनी में लगा, हम तुझे फंडिंग देंगे। वो कहता है मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है तुझे 10 करोड़ रुपए दे रहा, तू 10 करोड़ रुपए ले ले। इतना ही नहीं, 10 करोड़ रुपए देता है, उसके बाद अगर वो बिजनेस चल गया तो उससे क्या करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेंगे। अगर वो नहीं चला तो उससे कुछ नहीं कहते, शाबाश कोई बात नहीं, पैसा है ना, पैसा तो डूबता ही है, तू अगला प्लान लेके आ, और वो प्लान देखेंगे अच्छा लगेगा तो उस पर फिर इन्वेस्ट करेंगे। जिसके चक्कर में हुआ गया कि वहाँ के स्टार्टअप बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के चक्कर वो पूरा देश ग्रो करता है। जिस भी देश में जितनी ज़्यादा स्टार्टअप ग्रो करता है उस तरह से वो देश भी ग्रो करता है, जिसके चक्कर में आज इजराइल इतना बड़ा मतलब कि शक्तिशाली देश बन चुका है। और इतना ही नहीं, वो पूरी दुनिया में जितने भी कंपनियां वो अपने यहाँ बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ जाके इन्वेस्ट करो और उसके पीछे भी क्या कहता है, अब हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, हम आपके एम्प्लॉय की 40% सैलरी अगले 2 साल तक देंगे। 40% सैलरी का क्या मतलब हो गया, अगर कोई कंपनी आई अगले 2 साल में अगर 100 करोड़ की सैलरी बन रही है तो 40 करोड़ इजरायली सरकार अपने ऊपर लेती है कि वो देगी। इसके चक्कर में हुआ क्या कि पूरे देश में आज के टाइम पे 98% वहां पे रोजगार है। बात है दुनिया के एकमात्र देश है जहां पे 98% रोजगार है। और इसका रीजन क्या है, इजराइल क्या बोलता है कि देने को तो हम पूरा 100% सैलरी दे सकते हैं, पर आपका भी तो कुछ मोटिव होना चाहिए ना, आपको भी पैसे लगने चाहिए ताकि आपके अंदर भी फीलिंग है कि हाँ वो धंधा आपको बड़ा करना है। जिसके चक्कर में इजरायली सरकार के अंदर में आज 98% वहां पे रोजगार है। और इतना ही नहीं, वहां पे जो भी बंदा आता है उसको कोई मतलब कि उनकी पॉलिसी इतनी तगड़ी रहती है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कल्चर को इतना ज्यादा बचा के रखा हुआ है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर देते हैं कि कल्चर के प्रति काम करते हैं। लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक अपने कल्चर को बचा के रखा हुआ है। उनकी जो लैंग्वेज थी हिब्रू लैंग्वेज, वो इस तरह से विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरा जीवित किया और आज भी वो हिब्रू लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका अपने धर्म के चक्कर में वहां पे शुगर पालना बिल्कुल ही मना है। शुगर पालने पे पूरा जेल हो जाता है, अगर आपने शुगर पाला है तो आपको तो सजा ही मिलेगी डायरेक्ट। तो बात आप समझ रहे हैं, इजराइल अपने आप को मतलब ज्यादा कंसिस्टेंसी रखता है। उसके चक्कर में रीजन क्या है, पहला तो उसकी पब्लिक बहुत ज्यादा है, मतलब कि इंटेलिजेंट, मतलब अपने पब्लिक के ऊपर खर्च करता है, अपने आइडिया के ऊपर खर्च करता है, ब्रेन के ऊपर खर्च करता है। वहां पे यूनिटी बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में कोई भी यहूदी है उस पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, क्योंकि उनकी जो मतलब खुफिया एजेंसी मोसाद वो उसको छोड़ता नहीं है। और इतना ज़्यादा सेफ है। एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो एक ही देश है पाकिस्तान जिससे हम हमेशा परेशान रहते हैं, आए दिन वो आतंकवादी हमले करता रहता है, लेकिन इजराइल के आसपास 6 मुस्लिम कंट्री है जो उसमें हमेशा आके आतंकवादी हमले करती रहती है, उसके बाद भी आज वो ताकत से लड़ रहा है और खड़ा है। अगर आप किसी देश पे जाके देखिए 5000 बम अगर गिरा देना, आज वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन इजराइल में एकमात्र देश है कि तुरंत खड़ा है। आज आपकी न्यूज़ देख लिया, आज की न्यूज़ देखिए ना आप कि फिलिस्तीन ने उस पर 5000 बम गिराए 20 मिनट के अंदर में, उसके बाद उसने क्या करा, उससे लड़ रहा, वो खत्म कर देगा, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, उसका हर चीज है। तो इसलिए मैं कह रहा इजराइल के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि इजराइल इतनी छोटी देश, इतना छोटा पॉपुलेशन होने के बाद भी इतनी सॉलिड से कैसे खड़ा है। तो आप सब इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान को फैला दीजिएगा कि किसी भी चीज की ताकत पॉपुलेशन से नहीं होती है। क्या जो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, दिक्कत जानते हो क्या हिंदुस्तान के अंदर, कभी भी इलेक्शन आएगा कोई भी चाहेगा, जातिवाद को लेकर धंधा हो जाता है। इजराइल क्या कहता है, आप हमारे यहाँ पैसा लगाओ, आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ धंधा करो, हमारे यहाँ को रोजगार दो। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर आप टाटा जी गए थे ना बंगाल में अपना प्लांट लगाने के लिए, धंधा करने के लिए, यहाँ पर होवे ना यहाँ ना चलवे, ई ना चलवे, ऊ ना चलवे, उसको भगा दिया। नरेंद्र मोदी ने उनको गुजरात में स्वागत किया जो टाटा नैनो को प्लांट लगाता है। यहाँ पे क्या होता है, इनको मतलब कि इनको अपनी चीज से कोई मतलब है, इनको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों को यहाँ का क्या मतलब है भाई, ग्रोथ से नहीं, मेरी जाति का है या नहीं है ये बताओ। जातिवाद यहाँ पे इतना ज्यादा है, आज के टाइम पे देख लीजिए ना, जातिवाद पूरे हिंदुस्तान में भरा हुआ है, जिसके चक्कर में आज हिंदुस्तान इतना आगे हो सकता था जितना वो हो नहीं पाया आज के टाइम पे। इलेक्शन चालू हो रहे हैं फिर से, फिर देखो हिंदू मुसलमान का बंटवारा चालू हो गया। इजराइल की लड़ाई हो रही है, वहां पे मुसलमानों का मतलब आतंकवादी के खिलाफ लड़ रहा है ना वो, यहाँ पे ये अल्लाह अकबर करके मुसलमानों की साइड लेने लग गया। क्या मतलब है इस चीज का। बंगाल में भी क्या होता है, ये मेरी जाति का है। बिहार में क्या होता है, लालू यादव क्या कहते हैं, जाति के ऊपर आज ओबीसी का मतलब प्रेम। तो हिंदुस्तान में जातिवाद बहुत ज्यादा है, जिसके चक्कर में हमारा हिंदुस्तान डेवलप नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा। लेकिन इजरायली देश के बारे में सबको पता होना चाहिए कि इतनी ज्यादा कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतना छोटा देश होने के बावजूद, दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। दुनिया का सबसे ज्यादा इनोवेशन, सबसे ज्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी इजराइल में बनाई जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे रोजगार इजराइल के अंदर है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हर कोई को मिलिट्री ट्रेनिंग तो देनी ही चाहिए। बात समझ रहे हैं, जिसके चक्कर में आज इजराइल अपने आप को सर्वाइव कर रहा है और इजराइल पूरी दुनिया पे आज के टाइम पे राज कर रहा है।
हाँ, तो आप सबका पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं सचिन कुमार आपके लिए अगली वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए आप जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।